फ्रेंड्स, सीएमई पटना के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो मेनली आर्ट एंड कल्चर को लेकर के है, जो विशेषकर जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही यूपीएससी ने अपने परीक्षा की घोषणा की है कि जो अभी नया शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार से अब 4 अक्टूबर से यूपीएससी की 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होगा और आपका जो मेंस एग्जाम जो पहले था वो अब टल करके जनवरी में चला गया है, जो 5 दिन का चलेगा। तो 4 अक्टूबर का प्रीलिम्स है, तो अभी आपके पास लगभग मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अच्छा खासा समय है, जो ऐसे आप उसको कंफर्म भी कर लेंगे। अभी नोटिस आ जाएगा जैसा मुझे अभी किसी ने बताया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आर्ट एंड कल्चर जिस टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेरे आज फर्स्ट सेशन में और आज इसकी एक प्रकार से पहली क्लास है। तो ऑब्वियसली पहली क्लास एक ओवरऑल रहता है जिसमें हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देन उसके बाद से हम उसमें कई टॉपिक वाइज उसको आगे फिर कंप्लीट करते चलेंगे। दोस्तों, एक बात और आप पाएंगे इस क्लास से कि आर्ट एंड कल्चर को लेकर के जो विभिन्न प्रकार का कन्फ्यूजन्स होता है वो भी आप काफ़ी हद तक इस क्लास को सुनने के बाद दूर कर पाएंगे, जिसमें आपको महसूस होगा कि अगर हम प्रश्नों की प्रवृत्ति को ध्यान दें, स्टैंडर्ड्स मटेरियल को ध्यान दें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि उतना कठिन नहीं है जितना कि ऐसा बना दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को जब सुने तो आपको इस पर फ़ायदा लगे। प्लस साथ ही साथ ये सिर्फ यूपीएससी के लिए मत मानिएगा दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर जो है बेसिकली वो हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है। ये जो सामान्य विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री हो या अदर एग्जाम्स, उसमें भी दोस्तों बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप मेंस देते हैं बिहार का, उसमें भी जैसा आज का हमारा लेक्चर भी है आर्ट इन बिहार, वहाँ पर भी इसकी समझ में आएगी। तो आज हमारा टारगेट में पहले खंड में यही आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट एक रिव्यू करेंगे कि कैसे हम लोग बेहतर से इसको तैयार कर सके। दूसरे सेगमेंट में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आपने पढ़ा जरूर होगा, पर काफी आपको आज अंतर लगेगा ऐसा मेरा विश्वास है, और आपको उसके अलावा कुछ और खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट और इंडिया के बारे में, जिसमें कि हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। हमारा उसका 2 सेगमेंट रहेगा। एक सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, सबसे पहले कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को यूएन का कैसे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देन उसके बाद से यूनेस्को का कैसे फुल फॉर्म है, कब फाउंडेशन हुआ, कब प्रॉपरली कार्य रूप में आया। देन उसके बाद से यूनेस्को के वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं। 2019 में आप जानते हैं कि कैसे इजराइल और यूएस ने क्यों उसको छोड़ दिया, तो 193 मेंबर्स हो गए, 11 एसोसिएट मेंबर हैं। देन उसके बाद से जितनी यूनेस्को की बातें, उसका मुख्यालय के बारे में, उसके अभी वर्तमान जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर 2017 से 21 तक, उसके बारे में। देन आगे बढ़ करके फिर जब हेरिटेज लिस्ट की बात करेंगे तो ये हेरिटेज लिस्ट क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, कैसे इसके चुनाव होते हैं, ये सब प्रक्रिया है। और अभी करंट में जैसा आप जानते हैं 2020 वाला ड्यू टू कोविड-19 इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो चाइना में होने वाला था। पिछली बार तक कैसे 38 स्थल थे, उसमें भी एक चीज बहुत सीखेंगे ध्यान से। कई जगह गलत इंफॉर्मेशन भी रहते हैं कि वर्ल्ड का पहला साइट कौन है, तो जो यूनेस्को का जो नोटिफिकेशन नंबर होता है उस आधार पर दोस्तों देखिएगा, तो उसमें कैसे आपको एक पर्टिकुलर जगह पहला साइट मिलेगा। वैसे ही 1983 में जब इंडिया की बात चलेगी तो उसी साल अजंता, एलोरा, ताजमहल, आगरा फोर्ट सबको शामिल किया गया था, लेकिन जो नोटिफिकेशन नंबर जो पहला था वो दोस्तों अजंता का था। तो अजंता भारत का पहला साइट माना जाएगा। तो ऐसी कई बातों को सीखेंगे जो एक पक्ष रहेगा। और फिर बात करेंगे 38 स्थलों के बारे में। उसमें मेरा 2 शैली रहेगा, एक तो मैप बेस्ड, और उसमें भी उन्हीं लाइनों को जानना जो जरूरत का है। कई बार लोगों ने हेरिटेज साइट्स में इतनी सारी बातें बता दी हैं जो कि दोस्तों उपयोगी नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि थोड़ा हम जाने भी, और इस पे मेरा कोई क्लेम नहीं है किसी के ऊपर, वो आपका चुनाव करना है। दोस्तों, अनुभव भी काम करता है, और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड जो हो, नेचर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड जो है, और जो संभावित हो वो आपको ख्याल करना पड़ेगा। आपको एक चीज के बहुत जगह लिखे मिलेंगे, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं, और हम लोग इसलिए ऑनलाइन से कई बार चिढ़ते भी हैं कई मामले में।
बट अभी तो जरूरी है, तो कुछ कुछ वीडियोस डालते रहेंगे, तो आप पाइएगा कि वास्तव में जरूरत कितनी बातें कर उसको ऑथेंटिसिटी के साथ रखना, और उस क्लास के बाद आपको काम की बातों के लिए कहीं और पढ़ने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। एक मैं मैप वाइज बताऊंगा इंडिया के मैप में कि कौन से साइट्स कहाँ क्या, उसकी कौन कौन सी लाइनें जरूरत है। और एक और चीज ये कि उसको याद करने में बड़ा काम करता है। जैसे आप एंशिएंट पढ़ते हैं, मेडिवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, तो एक उसको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखें। जैसे एंशिएंट में सबसे पहले आप 8 चैप्टर्स में प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो प्री हिस्ट्री का एक साइट आपको भीमबेटका उसमें शामिल मिलेगा, उसके बारे में। उस पे पीटी पर भी सवाल 1-2 बार आ चुका है, और एक बार 2015-16 में मेंस में भी सवाल दोस्तों आया था भीमबेटका के पेंटिंग्स को लेकर के। तो मैं प्रीलिम्स मेंस जो यूपीएससी में आया है या जो अदर जगह है उसको जोड़ते हुए पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरा पार्ट 2 लेक्चर का रहेगा जिसके बाद चलेगा, और एक पार्ट 3 भी है जो खासकर मेंस के स्टूडेंट्स के लिए है। पर ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्लासेस अपने स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे, वो अलग बात है, पर उनके अनुसार से नहीं चल रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो प्रॉपरली क्लास करने वाले हैं और क्लास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले थर्ड पार्ट मेरा रहेगा जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन जो गारंटेड आता है, आर्ट इन बिहार, जिसमें मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। इस पर भी मटेरियल कमी नहीं है, पर जैसा कि मैंने पीछे बताया था, किसी को 31 भी आ सकता है और किसी को 20 भी आ सकता है। तो ये अंतर कैसे है, वो लिखने की शैली में है। कैसे आप स्तूप लिखते तो कैसे सजा करके लिखते हैं, या कभी टैग क्वेश्चन आया कि जैसे मौर्य कला का बौद्ध धर्म से जुड़ाव, ऐसे ही कौन कौन से नए सवाल बन सकते हैं। मौर्य कला का क्या राजकीय तत्वों से क्या जुड़ाव है, या पाल कला का बौद्ध धर्म से जुड़ाव, या पटना कलम की आंचलिकता से क्या जुड़ाव है। तो ऐसे कई बिंदुओं की हम लोग चर्चा उस सेगमेंट में करेंगे। तो मेरा लेक्चर 3 जो है वो कंप्लीटली मेंस के लिए रहेगा, बट मेंस वाले बच्चे भी 1 और 2 को सुने, ये सबके लिए यूजफुल है दोस्तों। और 2 जो है वो कंप्लीटली यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट पर रहेगा, जिसको शायद 1 या 2 खंड में हम समाप्त कर पाएंगे। लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीटली ब्रीफ शुरुआती लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक आर्ट एंड कल्चर को ओवरऑल बेसिक लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर की पार्ट। यहां पे लिखा गया है आर्ट एंड कल्चर, अगर हिंदी में कहें तो दोस्तों कला एवं संस्कृति। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये चीज है और बड़ा कंफ्यूजिंग सा भी चीज है, जिसको थोड़ी सी जानने की जरूरत है। मैं आगे इसको और विस्तार से बताऊंगा जब टॉपिक्स में आएंगे। हम लोग इतिहास ही पढ़े हुए, तो हम लोग बड़ा कंफ्यूजन आता है कि ये संस्कृति को अलग क्यों दे रहा है, कला को क्यों अलग दे रहा है। टेक्निकली आप देखिएगा तो संस्कृति की व्यापकता, संस्कृति का मतलब दोस्तों होता है जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका। संस्कृति प्रारंभ से रहा है, और संस्कृति ही होता तो एक बार कई बार आपको मानव और पशु में अंतर भी कराता है। आपका क्या जीवन शैली है, आपका क्या रीति रिवाज है, ये दोस्तों संस्कृति होता है। जिसमें आगे जब वो व्यवस्थित रूप में आया था तो उसको फिर सभ्यता की बात भी करते हैं। मैं चर्चा भी करूंगा संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है संक्षेप में, फिर आगे विस्तार भी रहेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा एक पहले पता लगता है कि ये आर्ट एंड कल्चर कैसे लिख देता है, या कई बार इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर लिख देगा। तो ये सब कुछ ऐसा करता है कि सिर्फ लिखता कि संस्कृति ही टॉपिक पढ़ना है तो ज्यादा सरलता लगती। ये बस एक प्रकार का डिफ्रेंसिएशन है इस रूप में चीजों को और खोलने के लिए। वास्तव में कला भी एक प्रकार से संस्कृति से दोस्तों जुड़ा हुआ है। अंतर कुछ बिंदुओं पर है, उसको स्पेसिफाइड करने के लिए इसको अलग अलग दिखा दिया गया है। अंतर क्या है कि कला में आप पढ़ते हैं कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, तो आपको कुछ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग चीज जो दृश्य चीज जो दिखती है, एक मूर्तिमान चीज दोस्तों दिखती है, जिसको आप टेंजिबल बोल सकते हैं दोस्तों। टेंजिबल या मूर्त या दृश्य, इसकी प्रमुखता ज्यादा दोस्तों दिखाई पड़ती है। जिसमें आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में देखते थे, इसलिए शायद आर्ट को एक अलग रूप में दिखाने की बात रख दी गई। यहाँ जो आप संस्कृति की जो बात आप देखते हैं, कल्चर की बात देखते हैं, तो इसमें प्राइमरली जो है वो आपका धर्म, दर्शन वगैरह की चीजों को शामिल ज्यादातर बेहतर से किया जाता है। और एक प्रकार का ये अमूर्त दोस्तों तत्व है, इनटेंजिबल है। ये एक प्रकार का एक अलगाव है, हालांकि दोनों मिलते जुलते हैं और एक ही से जुड़े हुए हैं। मैं आगे इसको विस्तार से बात करूंगा। अब ये प्रारंभिक स्तर को समझ ले कि कला में जो आप स्थापत्य, मूर्ति, चित्र देखते हैं वो टैंजिबल है, वो मूर्त है।
और संस्कृति में धर्म दर्शन जो है वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। इसी तरह से आप जब बात करते हैं एक वर्ड और सभ्यता और संस्कृति, ये भी कई बार एक ही साथ विराजमान होता है। अगर कोई संस्कृति चल रहा है तो उसमें वो सभ्यता भी रहेगा और सभ्यता में संस्कृति भी रहेगा, दोनों एक साथ साथ विराजमान रहते हैं। अगर जब अंतरों की बात करते हैं तो कुछ बिंदु पे बात कर सकते हैं। सभ्यता में भौतिक तत्वों का ज्यादा प्रमुखता होती है और संस्कृति में भावनात्मक तत्वों को, या कहे तो आपको एक वैचारिक तत्वों की, दोस्तों वैचारिक तत्वों की प्रमुखता ज्यादा मिलती है। कुछ ऐसे समझे, जैसे सपोज करिए कि एक कोई भौतिक वस्तु है, मान लीजिए कि आपका कोई शर्ट ही है, तो शर्ट जो है एक भौतिक वस्तु है, तो ये आपका एक प्रकार से सभ्यता का तत्व हो जा रहा है। पर इसको विभिन्न जो प्रकार, विभिन्न शैलियों में जो जिसका प्रयोग कई प्रकार से भारत के विभिन्न भागों में किया जा रहा है, वो आपका संस्कृति का दोस्तों पक्ष वाला जो तरीके हो जाते हैं दोस्तों। तो सभ्यता एक प्रकार का कुछ व्यवस्थित सा रूप है और संस्कृति अपने प्रारंभिक स्तर से भी दोस्तों निरंतर गतिमान है। सभ्यता में मेनली भौतिक तत्वों की ज्यादा प्रमुखता होती है और संस्कृति में वैचारिक या जो मानसिक तत्व है उसकी प्रमुखता दोस्तों कुछ ज्यादा होती है। तो ये एक सामान्य सा कुछ बातें हैं जिसको मैं आगे जब चर्चा करूंगा तो बहुत विस्तार से बताऊंगा। अभी इस पर बहुत ज्यादा दोस्तों जाने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये जानना है कि आर्ट एंड कल्चर या इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जो दिया गया है, तो हेरिटेज में आप बात देखेंगे कि हेरिटेज में आप इस बात को देखते हैं मूल रूप से हेरिटेज में कि क्या क्या हमारे मोन्यूमेंट्स है, जो हमारी विरासत है या जो धरोहर है, जो प्राचीन काल से वर्तमान तक जारी है उसके बारे में। और दूसरा इस बात को आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसके बारे में। अब इसी टॉपिक में जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर 1 हमारा है आर्ट एंड कल्चर, इसी में हम लोग किसी चीज को पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम लोग क्यों पढ़े। ये अगर आप स्पेशलाइज्ड यूपीएससी के लिए ले लें, हालांकि अदर के लिए भी काम आएगा, तो उसके लिए क्यों पढ़े, तो क्यों पढ़े में आप दो पाएंगे, प्री और मेंस। फ्रेंड्स आप पाएंगे कि प्री में अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सेक्शन का है। और आजकल 2010-11 के बाद से आर्ट एंड कल्चर के चीजों की प्रमुखता बढ़ सी गई। पहले भी आर्ट एंड कल्चर था, जैसे इतिहास की परिभाषा होती है, इतिहास बीती घटनाओं का अध्ययन होता है, यह क्रमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, कंटिन्यूटी चेंज का लक्षण इसमें होता है, स्रोत आधारित और इतिहास लेखकों की भूमिका। इसमें जो व्यवस्थित अध्ययन जो बात करते हैं उसी में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति है दोस्तों। और यहाँ जो संस्कृति वाला पक्ष जिस हर टॉपिक में पढ़ते हैं उसी को अब स्पेशलाइज रूप से इसको अलग करके बताने का प्रयास किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता दोस्तों विविधता में एकता है। और ये यूपीएससी में सिलेबस में स्पेशलाइज इसलिए किया गया ताकि सभी अधिकारी इसको समझ सके कि हम एकता में आगे बढ़ सके और उनको एक पता भी चल सके ताकि प्रशासन को बेहतर समझ सके। तो इसीलिए इसको स्पेशलाइज दिया गया, जैसे नेशनल मूवमेंट को भी दिया गया। तो यहाँ पर प्री में आप पाएंगे कि लगभग 5-6 सवाल या कई बार 7 सवाल तक भी आपको यहाँ पर इस टॉपिक से आपको दिखाई पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से। मेंस में भी आप पाएंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको मेंस में 20 नंबर, कई बार 30 नंबर, एक दो बार तो 40 तक भी आ गया है। तो यहां से आपको यहां से ये सवाल आपको मिलेंगे। दूसरा आपको है 3 बातें, सिलेबस, दूसरा नेचर ऑफ क्वेश्चन और तीसरा स्टडी मटेरियल। अब इस पे आ जाए, सबसे पहले सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारत की विरासत एवं संस्कृति, जो सरल रूप में आर्ट एंड कल्चर भी या इंडियन कल्चर भी आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सिलेबस का लाइन है, बहुत डिटेल में वैसा कुछ लिखा नहीं रहता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग टॉपिक को डिवाइड करेंगे और उसी के आधार पर स्टडी मटेरियल को भी आप करने की जरूरत है। तो ये दोनों, इन दोनों के ही आधार पर ये जो टॉपिक्स आप बनाते हैं वो दोस्तों बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहीं पर आपको समझना है कि कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन और हो सकते हैं, एक नंबर 2 आपको इस पे कौन कौन से स्टडी मटेरियल चाहिए। नेचर ऑफ क्वेश्चंस
आप पाएंगे कई बार दो तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कई क्वेश्चन में आप पाएंगे थोड़ा सा जटिलताएं दिखाई पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि कई आपको नॉर्थ इंडिया का मंदिर पूछ दिया तो बहुत आप आराम से बता देते हैं, पर वही कई बार कोई अरुणाचल का कोई बौद्ध मठ पूछता है या साउथ इंडिया कोई ऐसा टेम्पल पूछता है तो आप मैचिंग नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की दोस्तों जरूरत है। वैसे ही आप पाएंगे कि जो स्टडी मटेरियल है इसमें कई सारे मटेरियल है, कोई कमी नहीं है। जैसे अभी तो बाढ़ रहती है स्टडी मटेरियल की, वीडियो लेक्चर्स की, कई चीजों की, पर मैं पुनः कहूंगा जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है उसको आप प्रयोग करें, जिसमें कि एक एनसीईआरटी की बुक आती है, 11th-12th में फाइन आर्ट की बुक है इंडियन आर्ट पर, उससे कुछ बातों को लिया जा सकता है। पर अगर आप हमारे क्लास नोट्स देखेंगे तो लगभग वो सारे कवर किया रहेगा, आपको दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पढ़ ले तो बहुत अच्छी है, फाइन आर्ट वाली जो किताब है 11th-12th एनसीईआरटी में वो ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, कुछ NIOS का मटेरियल और CCART के वेबसाइट से भी कुछ मैटर को उसमें देख सकते हैं। तीसरा इसके अलावा में आप TMH की बुक है नितिन सिंघानिया जी की, बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी चीजें हैं। पर एक चीज और भी उसमें पाइएगा कि दोस्तों बहुत मोटा है, उतना कवर आप कर सकते हैं लेकिन उसमें से बहुत छांट करके पढ़ना चाहिए, जब ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं एक सलाह दूंगा कि आप प्रश्न की प्रवृत्तियां जो आ चुकी हैं वो और कहां तक कुछ और पूछी जा सकती है उसके आधार पर एनसीईआरटी का फाइन आर्ट वाली किताब पढ़े, उसी के आधार पर आप CCRT NIOS का मटेरियल पढ़े, या उसी के आधार पर आप नितिन सिंघानिया जी वाली बुक पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हम इन सब को बेहतर जोड़ करके हम लोग का अपना भी नोट्स रहेगा जो कि आपको मदद करेगा। दोस्तों ये हम नहीं दावा करेंगे कि उसी से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने में काफ़ी सरलता होगी। फ्रेंड्स अब आते हैं इसी के आधार पर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए। मैंने प्रीलिम्स की बात की, मेंस के लिए अलग से रहेगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि मेंस में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। जब से आप 2013 के आसपास जो पैटर्न बदला है तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहे हैं। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडिया में आप हड़प्पा टॉपिक पढ़े थे। हड़प्पा में आप सबने याद होगा कि आपने टाउन प्लानिंग पढ़ा था। जब मेंस की कुछ क्वेश्चंस की बात करो, चूंकि मेंस आपके पीटी के बेस पर भी खड़ा होता है, हड़प्पा में टाउन प्लानिंग पढ़े थे जिसको नगर योजना कहते हैं। अब आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में है उसका नगर योजना की बातों को। अब नगर योजना में आप देखेंगे कई जगह लिखी हुई है, पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं फीचर्स को। नगर योजना के फीचर्स में आप कुछ पॉइंट्स में बांट लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। सबसे पहला आप बात करेंगे हड़प्पा के जो भी साइट्स हैं वो आपको दो पार्ट में बटा मिलता है। एक आपका पार्ट पाएंगे इधर वेस्टर्न पार्ट और इधर ईस्टर्न पार्ट, ये इसकी एक सामान्य विशेषता है। फिर इसी में आप अपवाद में पाएंगे जो धौलावीरा, वहां पर 3 पार्ट है, अपर, मिडिल एंड लोअर। दूसरी बात आप पाएंगे कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो फोर्टिफाइड है या दुर्गीकृत है। नंबर 3 आप पाएंगे इसी में जो इसके सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे दोस्तों कट करती हैं। तो जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे दोस्तों इसको कट करती हैं। तो आप एक ब्रॉडर सेंस में देखें, हड़प्पा के जो भी टाउन है 2 पार्ट में एक। नंबर 2 इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो फोर्टिफाइड है। नंबर 3 जो सड़कें हैं वो 90s पे कट कर रही हैं। इसी में अगर और विशेषताओं की बात चले तो चौथी बात, अगर हम उनके उस समय के मकानों पर जाए तो उनकी जो दरवाजे खिड़कियां हैं दोस्तों आगे मुख्य सड़कों पे ना खुल के पीछे गलियों में खुलती हैं। नंबर 5 उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है दोस्तों बहुत अच्छा है। और नंबर 6 आप पाएंगे कि पक्की ईंटों का प्रयोग है। और भी कई विशेषता है, पर एक मोटा मोटी 3 और ये 3 6 आराम से आपको याद रहा। 2 पार्ट में बटा हुआ, 1 पार्ट दुर्गीकृत और 90 डिग्री पे कट वाली बात। मकानों के बारे में, दरवाजे खिड़कियां पीछे गलियों में खुलती हैं। इसको आप माइंड में बना सकते हैं कि कोई मकान को सोच लीजिए पीछे गली में खुला। जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और जो ईंटों हैं वो मूलतः पक्की ईंटों का प्रयोग है, बेक्ड ब्रिक्स है। हालांकि अपवाद सबके हैं। कालीबंगा में राजस्थान में आप पाएंगे वहां कच्ची ईंटों का प्रयोग है। यहाँ पे आप पाएंगे जो जल निकासी की व्यवस्था में बनावली में बहुत अभाव है, जो हरियाणा का साइट है। और आप पाएंगे दरवाजे खिड़कियां में लोथल में आप पाएंगे कि वहां पे मुख्य सड़कों पर दोस्तों खुलता है लोथल में। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में इस तरह से
रख सकते हैं। यहीं पर आप इस बात को पाएंगे, अगर आप इसको समझे हुए रहेंगे तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि जो भी साइड था, बोलिए सब कलर भर के लाने के लिए, तीनों खत्म है। फ्रेंड्स आप इसमें पाइएगा कि जो साइट्स हैं उन सब में ये आप उसके कौन से जो सवाल पूछा था उसको वर्तमान में भी दोस्तों कैसे प्रयोग किया जाता है। अब आप माइंड में रोकेट करिए, अभी भी जो चौराहे होते हैं दोस्तों 90s पे कट करते हैं, इसके क्या फायदा होता है, आपको दुर्घटनाओं से बचने में, उधर से दिखता है कि कैसे कोई वाहन किस रूप में यहां पर आ रहा है। दूसरी बात आपको यह पता चलेगा दोस्तों कि आप पढ़ते समय में कि अगर जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है तो उसके चलते आपको बड़ी फायदे होंगे कि ड्रेनेज सिस्टम से जो नगरीय संरचनाएं होती है उसमें बड़ी मदद मिलती है दोस्तों। वैसे ही आप पाएंगे कि ईंटों को जोड़ने में जो गारों का प्रयोग है ये सब भी आज दिखाई पड़ता है। ऐसे कई सारे तत्व हैं जो वर्तमान में भी हड़प्पा काल से वर्तमान तक भी दोस्तों यहाँ पर जारी है। तो एक तो ये सवाल था जिसको आप हड़प्पा से है। एक ऐसी सवाल था जो मेंस में वो प्री हिस्ट्री के पेंटिंग पर था दोस्तों, कि प्री हिस्ट्री की जो पेंटिंग भीमबेटका में दिखाई पड़ती है वो मॉडर्न पेंटिंग के भी कई तत्वों को शामिल करती है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, अब पेंटिंग्स को समझते हैं। अब पेंटिंग्स में क्या होता है दोस्तों, पेंटिंग्स में हम जब मेंस पढ़ेंगे तो मैं अक्सर बात करता हूं, जब भी आपको इसे पेंटिंग पढ़ना हो तो पेंटिंग्स में देखिए कि पेंटिंग किस टाइम पीरियड का है, पेंटिंग किन क्षेत्रों में पॉपुलर है, पेंटिंग्स किस पर बन रहा है, पेंटिंग कैसे बन रहा है, किन चीजों का बन रहा है, उसमें कैसे कलर्स का प्रयोग है। अब भीमबेटका पेंटिंग हम जानते हैं कि ईस्वी सन से काफी लाखों वर्ष पूर्व का है। भीमबेटका के पेंटिंग्स पुरापाषाण काल के भी हैं, मध्य पाषाण काल के भी हैं, नवपाषाण काल के भी हैं। भीमबेटका पेंटिंग्स में जो तीनों कालखंड के जो जनजीवन है उसका चित्रण है। जैसे आप जानते हैं कि पुरापाषाण काल के लोग हंटर और फूड गैदरर्स थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, तो शिकारी जीवन का उसमें भी चित्र मिलता है दोस्तों। कुछ पशुपालन के भी दोस्तों चित्र मिलते हैं, गुफाओं में चित्रण है, और आगे भी आप पाएंगे कि चित्रकारी का विकास में गुफा चित्रकला शैली का काफी योगदान दोस्तों रहता है। रंगों में देखिए दोस्तों ऐसे कलर्स के ज्यादा प्रयोग किए गए हैं जो कलर्स अंधेरे में दोस्तों दिखाई पड़ सकते, जैसे व्हाइट्स के प्रयोग है, रेड कलर्स प्रयोग है, ऐसे ऐसे कलर्स हैं जिसको आप इजीली आप देख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ेगा। तो भीमबेटका पर एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में बनाया था आर्ट एंड कल्चर से। एक बार आप पाएंगे कि टाउन प्लानिंग बनाया था। ऐसे ही जितने क्वेश्चंस हैं वो मेंस के क्लासेस में रहेगा, लेकिन मैं जो प्रीलिम्स का जो ढांचा बनाया उसमें मैंने सबको शामिल कर रखा है ताकि आप इन सब चीजों को उपयोग करते रह सके। फ्रेंड्स, तो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन के आधार पर ही एक टॉपिक का डिसाइड कर लिया जाए ताकि पढ़ने में हम लोग को आसानी होगी, और इसी को आप थोड़ा नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि आपका भटकाव बचे। और हम लोग हर टॉपिक में पहले के आए हुए सवालों को शामिल करेंगे। जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, चाहे वो एनसीईआरटी वाली हो या एनआईओएस या सीसीईआरटी या नीति सिन्हा जी बुक या और भी जो सोर्सेज हैं, उन सबको हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों इसके टॉपिक्स की लिस्टिंग करें। सबसे पहले करना है बेसिक स्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। कला एवं संस्कृति की आधारभूत समझ को लेकर के हमारा फर्स्ट टॉपिक दोस्तों रहेगा, जिसमें कि हम लोग कई बातें करेंगे, जिसमें कल्चर क्या होता है, आर्ट क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, कल्चर और सिविलाइजेशन क्या होते हैं, आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, किन फॉर्म्स का कैसे विकास चला, ये सब कुछ बेसिक बातें रहेंगी। 1 नंबर 2 इसके बाद से हमारा वो टॉपिक रहेगा जो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं हर टॉपिक में, जिसमें कि आपका टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म दर्शन का विकास। दोस्तों यहां पे आप जानते होंगे कि कैसे सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, उसी के रूप में शैव वैष्णव भी दोस्तों अलग रूप में कुछ आए, बाद में सब मिलके हिंदू धर्म बने, फिर बीच में बौद्ध जैन आया, फिर आगे किस प्रकार से इस्लाम का विकास है, फिर भक्ति सूफी कैसे आया, और सबकी
माइन्यूटली प्रवृत्ति आधारित। जैसे आपको कभी क्वेश्चन देखेगा तो जैन बौद्ध से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहेगा। अब बौद्ध धर्म में ही दो जो ग्रुप हैं, हीनयान और महायान, तो वहां पाएंगे महायान का जो बोधिसत्व वाला कंसेप्ट है, जिसमें कहा था कि व्यक्ति ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, अगले के कल्याण के लिए वो प्रयास करते हैं, तो उस पर भी आपको कई बार सवाल आपको पूछे रहेंगे। तो अगर आप टारगेटेड पढ़ेंगे तो धर्म दर्शन को आप समझ सकते हैं। यही नहीं, फिलॉसफी में भी आप पाएंगे, जैसे एंशिएंट इंडिया में 60 दर्शन का कंसेप्ट है, जब आप देखते होंगे शांख दर्शन है, न्याय दर्शन है, तो उसमें किसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कपिल का आप देखते होंगे कि शांख दर्शन है, गौतम का न्याय दर्शन है। ऐसे 60 दर्शन क्या है, उनका क्या फिलॉसफी है, आस्तिक नास्तिक वर्ड्स क्या होते हैं, तो हम बेसिक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1-2 पेज के फैक्ट्स हैं, उससे बाहर जरूरत नहीं है, बहुत फिलॉसफी की ऑप्शन नहीं पढ़ लेना है। इसी के बाद आप आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। अब यहां पर भी एंशिएंट मेडिवल में कैसे रहा, तो यहां पे आर्ट के हम 3 पार्ट को पहले करेंगे, जिसमें कि आपका 3 पार्ट रहेगा, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और फिर आपका पेंटिंग। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और आपका चित्रकला, इन तीनों पर बातचीत होगी कि कैसे स्थापत्य कला का विकास चला प्रागैतिहासिक से लेकर के आधुनिक काल तक, जिसमें ब्रिटिश काल का भी शामिल हो जाएगा। मूर्ति कला का दोस्तों कैसे विकास चला और पेंटिंग का कैसे, इन तीनों में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मानव ने जो पहली जो ललित कला दोस्तों सीखी, जिसको क्रिएटिव आर्ट कहते हैं, तो वो आपका पेंटिंग है। जैसे बचपन से भी आप देखिए दोस्तों, व्यक्ति पहले स्कूल में नर्सरी में पेंटिंग सीखता है, थोड़ा सा बड़े होने के बाद आप देखिएगा कुछ कुछ बालू का या मिट्टी का मूर्ति बना सीखता है, बाद में इंजीनियर या कुछ भी बन गया तब मकान बनाते हैं। तो पहले पेंटिंग्स है, फिर स्कल्पचर है, फिर आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर को हिंदी में दोस्तों स्थापत्य या वास्तुकला बोलते हैं, स्कल्पचर मूर्ति कला जिसके तहत स्टैचूज बनते हैं, और आपका पेंटिंग। इसी में आपको कुछ और रहेंगे, साथ ही साथ जो पॉटरीज बनते थे, जो मिट्टी के बर्तन, उसकी भी चर्चा करेंगे, और जो मृण मूर्तियां दोस्तों बनती थी, तो ये सब इसमें शामिल रहेगा, जो आपको एंशिएंट टाइम से लगातार हर टॉपिक में आप पढ़ते रहे हैं। इसी के बाद से जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग आएंगे दोस्तों, तो यहां पे रहेगा कला में ही वो टॉपिक जो आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, जिसमें कि है रंगमंच, नृत्य, संगीत। अब यहां पे कॉमनली ये सब नॉर्मल हिस्ट्री में आप नहीं पढ़ते, इसको अलग से जरूरत पड़ेगी दोस्तों। रंगमंच में आप पाएंगे, रंगमंच जैसे रामलीला, रासलीला सब रंगमंच के रूप है। उसी में आप पाते हैं नृत्य में है, कुछ शास्त्रीय नृत्य है, कुछ लोक नृत्य है। संगीत में आप पाएंगे कैसे हिंदुस्तानी शैली है, कर्नाटका संगीत शैली है, गजल क्या है, राग क्या है। अब जैसे राग ही है, कई बार राग का गायन काल दोस्तों पूछ देता है। अब गायन काल में राग तो कितने सारे हैं, पर मैं ज्यादा नहीं, आपको 12 राग बोलूंगा जो कि बहुत बड़ा काम आता है, 12 राग, और उसका गायन काल क्या है। इसको कुछ फॉर्मूले से भी सीखेंगे, फिर उसके विस्तार में भी आएंगे। जैसे मॉर्निंग में जो राग है वो भैरवी और तोड़ी है, तो आप कुछ ऐसे कुछ कोड बना सकते हैं। किन्हीं का नाम भैरवी है, सुबह सुबह उठे उन्होंने अंगड़ाई तोड़ा, भैरवी और तोड़ी प्रातः काल का राग है। वैसे ही आप पाएंगे दोपहर में जो राग है वो मेघ और भीम पलासी है। बादल छा गया है, मेघ छा गया है, फिर भी कोई भीम पलासी जैसा सोया हुआ है, तो मेघा और भीम पलासी दोपहर का है। संध्या में पाएंगे सिराग और भोपाली है। सिराग कोई नाम, किसी का नाम है सिराग गाते हुए भोपाल लेके शाम को कहीं गा रहा है। फिर रात्रि के दौर में आप पाएंगे कि 6 लगभग राग हैं, जिसमें आप पाते हैं दीपक है, दरबारी है, केदार है, बागेश्वरी है, मालकोश है, मल्हार है। इसको कुछ ऐसे कोड बना लीजिए। रात्रि का समय है या शाम के बाद का समय है तो अंधेरा है, तो दीपक जलाया दिया गया, दरबार को लगा दिया गया। 2 लोग आए, केदार नाम के कोई पुरुष पात्र आए और बागेश्वरी नाम की कोई महिला पात्र आई। फिर डांस चलने का जो भी है, और उसी में शुरुआत में युवावस्था में प्रेम का राग चला जिसको मालकोश बोलते हैं, और अंत होता है जो विरह का राग है मल्हार से। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, दीपक, दरबारी, केदार, बागेश्वरी, मालकोश, मल्हार। तो इस रूप में याद कर सकते हैं। फिर उसके डिटेल में भी आएंगे कि किसकी क्या ध्वनियां होती हैं। फिलहाल तो ये रहेगा इसमें, और टू दी पॉइंट पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी के बाद दोस्तों आप और टॉपिक लिस्ट में आएंगे जो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, इसके बाद आप बनाएंगे अगले टॉपिक्स में। तो आपका भाषा, साहित्य,
और जो कैलेंडर वगैरह जो चलते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप एक साथ, और ये टॉपिक का सजावट भी तरीके से जो कि सब कुछ रिलेटेड है। इसी में आप आएंगे आगे तो त्योहार, मेला, महोत्सव, इन सब से प्रश्नों की प्रवृत्तियां दोस्तों रही है। इसके जस्ट बाद से आप कर सकते हैं जो हस्तशिल्प या जो क्राफ्ट वगैरह के बारे में देखते हैं, हस्तशिल्प के बारे में, कुछ विज्ञान तकनीकी जो विकास चला, हालांकि साइंटिफिक में पढ़िएगा अभी, पर खासकर एंशिएंट इंडिया में क्या चले उसी में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मार्शल आर्ट, कुछ सारे वो भी मैप से, और थोड़ा सा सर्कस, सिनेमा जानना चाहिए। मेन बातें चूंकि सवाल ऐसे बनते रहे। लास्ट में आपको दोस्तों रहेगा सांस्कृतिक जो भारत की संस्थाएं हैं, और इसी में जो लास्ट रहेगा वो रहेगा करेंट कल्चर, स्पेशली यूनेस्को और जो भी अदर डेवलपमेंट होता है। ठीक दोस्तों, अब यहां पर चूंकि प्राइमरी क्लास है, मैं सोर्सेज आपको जो क्लास में वो काफी, मैं बस पढ़ने का तरीका थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। यहीं पर यूनेस्को आप देखेंगे, अभी इसके बाद जो क्लास चलेगा उसमें रहेगा ही, उसमें बहुत डिटेल से बताएंगे, जिसमें कि मैंने कहा पहले ओवरऑल यूनेस्को और यूएन के रिलेशंस के बारे में, यूनेस्को को इंडिया के मैप पर, यूनेस्को को ऐतिहासिक विकास क्रम में, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, सांस्कृतिक स्थल हो, काम की बात है। यहीं पर अदर्स में पिछले एक साल के करंट में क्या, इन सब में क्या नए डेवलपमेंट हुए उसकी चर्चाएं करने का प्रयास करेंगे, खासकर यूपीएससी के लिए। सांस्कृतिक संस्थाओं में चाहे वो संगीत नाटक अकादमी हो या ललित कला अकादमी हो, उसका फाउंडेशन कब रहा, किस उद्देश्य से रहा, और वो क्या कार्य कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में आएंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, किसी को जीआई टैग मिला तो चर्चा में रहेगा। साइंस एंड टेक में आप पाएंगे कि कौन सी प्राचीन में विज्ञान तकनीकी, मार्शल आर्ट इंडिया के मैप पे, सर्कस, सिनेमा में मेन बातें, त्योहार, मेले, महोत्सव में खासकर जो इंडिया के मैप के साथ देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाषा में आप जानते होंगे 8 शेड्यूल की भाषा क्या रही, जो आप 22 भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषा में किस प्रकार से 6 भाषा, जिसमें आप देखते हैं पहले तमिल 2004 में शामिल हुआ, फिर संस्कृत, और उसको किस रूप में क्यों शामिल किया, उसके मानक क्या, उसका क्या फायदा है। साहित्य में भी पाएंगे एंशिएंट टाइम से किस तरह से वर्तमान में साहित्य का विकास चला। कैलेंडर में विक्रम संवत, शक संवत, जितने भी कैलेंडर है सब में अंदर क्या काम की बातें। रंगमंच में जो एक शास्त्रीय रंगमंच है और कहां कहां किसका क्या विकास है। नृत्य में जो मैप्स के साथ, और संगीत में। दोस्तों एक थोड़ा प्राइमरी लेक्चर था जिसको हम लोग आगे हर टॉपिक वाइज बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सब पर दोस्तों आगे बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।